हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। तो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन था बेटा, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद इसी में ही हमारा मैकेनिक्स पार्ट है जो हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारे इसके ऊपर लेक्चर नंबर 1 है। अभी आज से टॉपिक हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कौन सा नंबर? लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है बेटा। इससे पहले मैंने पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कराया, उसके बाद मैंने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन कंप्लीट कराया। अभी हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया था, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो मैकेनिक्स टॉपिक को हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैकेनिक्स मैथ। डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में डिफरेंट नाम से, कईयों में मैकेनिक्स अलग से मैथ है, अब कुछ में पार्शियल डिफरेंट इक्वेशन के साथ अटैच है। तो अलग अलग है बेटा, डरना नहीं, टॉपिक हमारे सेम रहेंगे, उसी के हिसाब से हम पढ़ते रहेंगे। लेक्चर नंबर 1 के ऊपर आज हम बात करते हैं कि लेक्चर नंबर 1 क्या सीखेंगे। उससे पहले एमएससी के मैंने बहुत सारे मैथ कंप्लीट करा दिए हैं, just like partially differential equation भी, ordinary differential equation, advanced abstract algebra, real analysis, complex analysis। ठीक है बेटा, रियल एनालिसिस, बहुत सारे मैथ मैंने कंप्लीट कर दिए। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, बहुत सारे मैथ मैंने कंप्लीट करा दिए, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सिम्शियोलॉजी भी कराया है मैंने, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी करा दी। ये सारे मैथ कंप्लीट करा दिए, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना के दिया हुआ है। हाँ, अगर आप लोगों को नोट्स का पीडीएफ चाहिए बेटा, तो नोट्स का पीडीएफ बेटा नीचे दिया हुआ है। नोट्स का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन हो जाइए और नोट्स भी हम वहाँ को प्रोवाइड कराएंगे आपको। अब टॉपिक क्या है कि मैकेनिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा ये डिस्प्ले पे शो हो रहेंगे 16 लेक्चर्स। हम इनिशियल प्लान किया है कि ये 16 लेक्चर हर यूनिवर्सिटी में कॉमन है, कोई सी भी ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी हो, सभी में कॉमन लेक्चर्स हैं। ये 16 लेक्चर पहले इनको कंप्लीट करेंगे, सीरियल वाइज आपके सामने लिखे हुए हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। टॉपिक पढ़ के पहला लेक्चर आज हम करेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। कुछ यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर नंबर 1 है ना हमारा, 8 मार्क्स का आता है। क्या है उसमें, इस जो डेफिनेशन है, कॉन्स्टेंट है, इनके अंदर से पूछता है। क्या क्या पूछता है, सारी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स क्या होता है। जनरल बेसिक डेफिनेशन, पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल इज ए पीस ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ मैटर विद नो साइज। उनका कोई साइज नहीं होता, बट एक शेप जरूर होती है बेटा, एक जियोमेट्रिकल शेप जरूरी होती है। पार्टिकल का सभी को पता है, कोई साइज नहीं होता, बट एक जियोमेट्रिकल हमारी शेप होती है, डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप होती है। और आगे क्या लिखा हुआ था? मेजर ऑफ दिस क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल इज द मास ऑफ द पार्टिकल। जो इसको क्वांटिटी को, पार्टिकल को मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मास ऑफ द पार्टिकल हम बोलते हैं। बट समझ में आ गया पार्टिकल क्या होता है? जिसकी कोई भी साइज नहीं होता, बट एक जियोमेट्रिकल शेप जरूर होती है, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बेटा ये डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट, कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, जो आज पढ़ाऊंगा, काफी लंबा लेक्चर रहेगा हमारा। क्या है? ए सेट ऑफ पार्टिकल विच आर लूजली कनेक्टेड विद ईच अदर। जो हमारे पार्टिकल है बेटा, वो बहुत ही लूजली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, इन विच द एक्सटर्नल फोर्स हाउएवर स्मॉल कैन बी चेंज इन शेप एंड साइज। अगर देखो पार्टिकल क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या बोलता है? जो हमारे पार्टिकल्स हो वो लूजली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, जब उस पर हम कुछ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उनमें उसकी शेप में और साइज में थोड़ा चेंज आ जाए, स्मॉल कैन बी चेंज, उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद आते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? बॉडी बेटा ए बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द फोर्स ऑफ द मोशन। बेटा मान लो एक दीवार है, इस पे आप धक्का लगाओगे, कुछ फर्क पड़ेगा? इसके मान लो दीवार मत लगाओ, आप ये कंफ्यूज हो जाओगे इस एग्जांपल से। मान लो कोई भी एक हमारा एक लो का पाइप लगा लो, आप आयरन का पाइप लगाओ, इस पे धक्का लगा मारोगे तो ये सरकेगा, जगह से यहाँ आ जाएगा, बट इसकी साइज, इसकी जो शेप है अंदर की, उस पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। बेटा देखो, ए बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द फोर्स इट इन मोशन। मोशन से उसके मतलब उसके अंदर का जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे बोलते हैं रिजिड बॉडी। अगला देखो, अगला बेटा कांस्टेंट। ये सभी ने आपने पढ़ा होगा, कांस्टेंट क्या होता है? ये यहाँ से हमारा मेन टॉपिक, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना शुरू होते हैं। अभी तक मैंने पढ़ाया, ये मैकेनिक्स का बेसिक था, यहाँ तक आज तक कोई किसी यूनिवर्सिटी में आया नहीं है। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक आज सिलेबस मैकेनिक्स का शुरू होता है कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। बेटा कांस्टेंट क्या होता है? लिमिटेशंस एंड द जियोमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। हम कुछ लिमिटेशन और कुछ जियोमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन लगाएं मोशन ऑफ द पार्टिकल पे, उसे हम बोलते हैं बेटा कांस्टेंट्स। अब इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा? एफ फंक्शन ऑफ r1
पोजीशन वेक्टर कोमा R2 डैश डैश Rn तक जा रहे हैं, फिर कोमा R1 पोजीशन वेक्टर के ऊपर डॉट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है इधर, ये R2 डॉट डैश 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 Rn डॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज इक्वल टू 0। R की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहां मैंने लिखा हुआ R1 डॉट, मतलब डॉट की वैल्यू क्या है, मेन मोटो ये dr/dt, इस डॉट का मतलब है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी, VI भी बोल सकते हैं, सभी को पता है ना, ये RI किसके में dri/dt, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है यहाँ पे मैंने, पूरे मैथ में यूज होगी ये चीजें, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम कांस्टेंट को लिखने का फॉर्म ये होता है, इसको इस प्रकार से लिखी हुई उस चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, कांस्टेंट्स बोलेंगे। समझ में आ गया आपको। चलो आगे चलते हैं अगले डेफिनेशन। अब आता है बेटा फ्री सिस्टम क्या होता है। ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी फ्री इफ द स्टेट ऑफ मोशन इन सच दैट नो रेस्ट्रिक्शंस इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम। फ्री मतलब यार फ्री छोड़ दो मेरे को, बिल्कुल फ्री छोड़ दो, एक प्रकार फ्री से ही शब्द से ही पता चल रहा है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। फ्री मतलब मेरे को फ्री छोड़ दो भाई, वैसे फोड़ तो भाई मेरे को फ्री छोड़ दो, मम्मी पापा को बोल फ्री छोड़ दो, मेरे जो करना है मैं करूंगा, या जो मेरे को पढ़ना है वो मैं पढ़ूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो उसे मतलब एक प्रकार का फ्री से ही पता लग रहा है कि उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन अप्लाई ना हो, नो रेस्ट्रिक्शंस, उसी चीज को हम बोलते हैं बेटा फ्री सिस्टम्स। अब आता है कंस्ट्रेंट सिस्टम बेटा, इस पे देखो नाम से ही पता लग रहा है, कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शंस है। दे आर सेड टू बी कांस्टेंट सिस्टम्स इफ द स्टेट ऑफ मोशन इज सम रेस्ट्रिक्शंस, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। मान लो आप छोटा सा एग्जांपल लगा लो, मम्मी पापा है आपके, खेलने के लिए भेज दिया आपको, ठीक है बेटा, बेटा खेलो आप कितना भी, बट लेकिन आपको 5 से 6 ही खेलना है, 6 बजे घर आ जाना है और आके अपनी बुक उठा के पढ़ना है। तो मतलब कुछ खेलने जाना है, मम्मी पापा ने कभी मना नहीं किया नहीं खेलने जाना, बट आपको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि बेटा 1 ही घंटा खेलना है 5 से 6, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन है उस चीज पे, और फिर घर आना है, मतलब उसी चीज को हम बोलते हैं कांस्टेंट सिस्टम्स। अगले ऊपर चलते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट, कि उसका क्लासिफिकेशन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले आता है होलोनोमिक कांस्टेंट्स। बेटा होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है, जिस फॉर्म को हम अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कांस्टेंट किसको बोलते थे, R1 R2 पोजीशन वेक्टर डैश 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 Rn तक था, फिर हमारा डैश में था Rn तक, फिर हमारा t के रिस्पेक्ट में इक्वल टू जी, इसको हम कांस्टेंट बोलते थे, ठीक है। अब होलोनोमिक देखो, इफ R1 R2 Rn तक जा रहा था, बी द पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। इसको हम किस चीज से, ये जो सिंगल R1 R2 के ऊपर पोजीशन वेक्टर, इसको हम किससे डिनोट करें, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, एंड t को किससे डिनोट करते हैं, t डिनोट द टाइम इफ द कंडीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर इन द फॉर्म। बेटा इसमें वेलोसिटी नहीं होता, होलोनोमिक में क्या होता है जो मैंने बताया, ये बेटा छोटा f लिख लो, बाद में f से आप घबराते घूमोगे, वरना f छोटा ही रखो आप, मैंने कई जगह बड़ा लिख दिया, बड़ा छोटे में कोई डिफरेंस नहीं, बट क्या है कि इसको डेरिवेशन करेंगे तो बड़े के लिए हमें बड़ा यूज करता चलने का, छोटा तो छोटा यूज कर ले, और बड़ों की आदत, बड़ा एफ लिखने में लोगों की आदत बहुत कम होती है, हम लगभग ऐसे ही लिख देते हैं, तो आप एफ छोटा ही लिख के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है वो इस प्रकार की फॉर्म में हो, इसमें क्या है वेलोसिटी वाले नहीं है बेटा, वेलोसिटी वाले गायब हो गए, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, होलोनोमिक कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है बेटा। दीज कांस्टेंट आर कॉल्ड होलोनोमिक कांस्टेंट। समझ में आ गया, इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे बेटा, होलोनोमिक कांस्टेंट बोलेंगे। चलो आगे चलते हैं। अभी एग्जांपल लिख दो, रिगिड बॉडी सिस्टम्स, जो हमारा इस प्रकार है, आई से जे की वैल्यू ये लिख दो। अब आता है बेटा नॉन होलोनोमिक। अरे जो कांस्टेंट हमारा होलोनोमिक नहीं होगा वही तो नॉन होलोनोमिक होगा। मान लो हमें होलोनोमिक पढ़ा, आगे मान लो वो बोल रहा है कि ये इस पे ये है, अगर ये होलोनोमिक नहीं हुआ तो क्या होगा बेटा, नॉन होलोनोमिक होगा हमारा। अब करते हैं स्लेरियोनोमिक कांस्टेंट। इफ द कांस्टेंट आर इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, मतलब टाइम पे डिपेंड ना करे बेटा, जो चीज मतलब हमारा क्या बोलता है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, वहां टी कुछ नहीं रहेगा, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्लेरियोनोमिक कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। देखो ए पेंडुलम विद फिक्स स्पॉट, मतलब वो कोई टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा बेटा, फिक्स स्पॉट पे है पेंडुलम, तो वो हो गया हमारा स्लेरियोनोमिक कांस्टेंट का एग्जांपल। अब आता है रियोनोमिक कांस्टेंट। इफ द कांस्टेंट आर डिपेंड ऑन द टाइम, जो टाइम पे डिपेंड करे उसे रियोनोमिक कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। ए पेंडुलम हैविंग मूविंग पॉइंट ऑफ स्पॉट, ये फिक्स स्पॉट पे था बेटा, यहाँ क्या मूविंग स्पॉट पे है बेटा, या पेंडुलम घूमने वाला एग्जांपल नहीं दे रहा मैं आपको, फिक्स एक पॉइंट पे फिक्स, जब ये घूम रहा है तो ये इसके साथ यहाँ पे ये भी यहाँ भी जा रहा है, उस मूविंग चीज को मैं बोल रहा हूँ रियोनोमिक कांस्टेंट बेटा। फिक्स स्पॉट मतलब यहाँ खड़ा है वो आराम से, क्या डिपेंड करेगा टाइम पे, जब वो यहाँ पे खड़ा है बेटा। चलो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी भी जो पढ़ेंगे हम, डिफरेंशियल और काइनेमेटिकल कांस्टेंट। एग्जाम में 100% लिखा हुआ मिलेगा एज इट इज। डेफिनेशन आती है आपको 4 या 5 आती है 8 मार्क्स की, याद रखना, तो याद पहला लेक्चर ले रहा हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में।
सब में नहीं आती बट बहुत सारी में आती है, बट आपके सिलेबस का पार्ट है ये। अब आ जाता है डिफरेंशियल और काइनेमेटिकल कांस्टेंट। इन दीज कांस्टेंट रेस्ट्रिक्शन आर इम्पोज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इम्पोज मतलब लगाना बेटा, दी रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब ये क्या बोला, इम्पोज मतलब लगाना बेटा। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ शब्द को, लगाना। कि रेस्ट्रिक्शंस मतलब उस पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया है हमने। किस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे ऑफ द सिस्टम, बट डू नॉट इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब उसकी वेलोसिटी पे तो रेस्ट्रिक्शन लगाया है बट उसके पार्टिकल पोजीशन ऑफ पार्टिकल पे नहीं लगाया। वेलोसिटी वाले पार्टिकल पे जरूर लगाया है, वेलोसिटी पे जरूर लगाया है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे जरूर लगाया, बट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे नहीं लगाया है। उस चीज को हम बोलते हैं काइनेमेटिक या डिफरेंशियल कांस्टेंट। इसको लिखने का तरीका बेटा हमारा सेम यही है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे याद रखो डिफरेंशियल कांस्टेंट हुज इक्वेशन कंटेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन लीनियर फॉर्म। तो यहाँ पे हम इस चीज को एक ये इक्वेशन याद रखना, यहाँ पे इसको बाद में बताऊंगा भी कहीं यूज में आएगा तो वहां इसको समझा दूंगा, नोट के लिए आप याद रखो। डिफरेंशियल कांस्टेंट में ये हमारी इक्वेशन रहती है बेटा, ठीक है। ये लीनियर फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन और काइनेमेटिकल कांस्टेंट पढ़ाया ना मैंने। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से रहती है, इसको याद रखना, ये 100% आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आपको लिख भी देना डिफरेंशियल कांस्टेंट हुज इक्वेशन कंटेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन लीनियर फॉर्म। ये तो नॉर्मल हो गया, लीनियर फॉर्म में लिख के ये छोड़ देना आप, फुल बटे फुल 2/2 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, फाइनाइट और जियोमेट्रिकल। सेकंड डेफिनेशन ये मिलती है एग्जाम में लिखी हुई बेटा, उसमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे रेस्ट्रिक्शन था, इसमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल पे रेस्ट्रिक्शन है। देखो व्हेन द रेस्ट्रिक्शंस आर इंपोज ओनली द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम नॉट इन द वेलोसिटी ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, मतलब वेलोसिटी पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो इस प्रकार इसमें क्या है बेटा, हमारा वेलोसिटी नहीं आता, मतलब उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो नहीं आएगा वो। इस प्रकार की फॉर्म को हम बोलते हैं फाइनाइट और जियोमेट्रिकल कांस्टेंट बेटा, ठीक है। अब इसमें देखो अब आते हैं पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है। अब डेफिनेशंस खत्म हो जाती है हमारी, कुछ छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं जो कि एग्जाम में लिखे हुए मिलेंगे 3rd नंबर पे। ये हमें पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल। हमने कंसिडर कर लिया हमारे सिस्टम में n पार्टिकल है, इम्पोज विद d फाइनाइट जियोमेट्रिकल कांस्टेंट। हमारा d क्या है, फाइनाइट जियोमेट्रिकल कांस्टेंट। जियोमेट्रिकल कांस्टेंट अभी मैंने पढ़ाया ना आपको, क्या डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन होती है हमारी, यही लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले दिया। अल्फा हमारा 1 2 3 से d तक जा रहा है क्योंकि d हमारे फाइनाइट जियोमेट्रिकल कांस्टेंट है, तो जियोमेट्रिकल कांस्टेंट डेफिनेशन लगा दी। और हमने ले लिया g इज द डिफरेंशियल कांस्टेंट है, d हमने ले लिया दूसरा, फिर डिफरेंशियल कांस्टेंट है। हम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट प्रूव कर रहे हैं अभी, तो डिफरेंशियल कांस्टेंट के लिए मैंने अभी एक लीनियर इक्वेशन बताई ना बेटा आपको, यहाँ पे चलो दिखा देते हैं। ये पढ़ा बताई ना मैंने अभी, ये मैंने डिफरेंशियल के लिए बताई थी आपको, और फाइनाइट के लिए मैंने अभी बेटा ये बताई थी आपको। तो दोनों का तो यूज किया मैंने यहाँ पे, एक ये लगा लिख दिया, एक ये लिख दिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज पढ़ाई थी बेटा, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको, चलो करते हैं आगे। मैंने बताई थी ये हमारी इक्वेशन है बेटा, ये आ गई। अब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आर आई पोजिशन वेक्टर के ऊपर डॉट आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, वी आई के इक्वल होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, तो वहां मैंने आर आई डॉट की जगह क्या पुट कर दिया बेटा, वी आई पुट कर दिया। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। बीटा हमारा कहाँ से कहाँ लगे करेगा, 1 से लेके जी तक जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई। सोल्व करते हैं आगे, ये डेरिवेशन आगे भी काम आएगा। अब जो इक्वेशन 1 है बेटा उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो अभी इक्वेशन 1 क्या है हमारी, एफ अल्फा आर आई टी इज इक्वल टू 0, ये है बेटा हमारी। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो पहले तो बाहर वाले फंक्शन का करेंगे, एफ अल्फा अपॉन में कर लिया आर आई, फंक्शन का करेंगे पहले आर आई के, फिर आर आई का डिफरेंशिएशन करेंगे ना हम टी की रिस्पेक्ट में, तो प्लस में साइन, फिर कर ली एफ अल्फा का करेंगे टी की रेस्पेक्ट, सॉरी आर आई की रेस्पेक्ट में, और फिर आर आई का करेंगे टी की रेस्पेक्ट में, सॉरी टी का करेंगे टी की रेस्पेक्ट में। देखो दोबारा समझाता हूँ, फंक्शन का किया पहले हमने बेटा आर आई के रेस्पेक्ट में, फिर आर आई का किया हमने टी के रेस्पेक्ट में, फिर देखो फिर अल्फा का किया आर आई की टी की रेस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ टी आएगा मैं गलत लिख दिया, टी के रेस्पेक्ट में, फिर टी का किया हमने टी के रेस्पेक्ट में, टी कैंसिल हो गया तो हमारा ये टर्म बच गया ओनली। तो ये हमने इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल आर,
मतलब इसका मतलब भी क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। कहीं कोई मैंने लिखा करली आर आई अपॉन करली टी, इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल आर आई भी लिख सकता हूँ। जब ये आपने ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैथ मैंने पढ़ाया था तो आप समझ सकते हो इस चीज का भी मतलब क्या होता है, डेल का मतलब भी क्या होता है बेटा, डिफरेंस ऐसा। तो लिख दिया मैंने प्लस कर्ल अल्फा और डी टी इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, अल्फा की वैल्यू हमारी यहां तक रहेगी। अब देखो द सिस्टम ऑफ वी आई विल बी कॉल्ड पॉसिबल वेलोसिटी फॉर सर्टेनिटी इफ, कब होगी पॉसिबल वेलोसिटी, इफ वी आई सेटिस्फाई डी प्लस जी लीनियर इक्वेशन 2 एंड 3। कब होगी देखो अभी आगे बताएंगे। जब इक्वेशन 2 और 3 में क्या है, डी प्लस जी दोनों क्या हो जाए, डी प्लस जी इक्वल टू क्या है, लीनियर इक्वेशन आ जाए 2 और 3, तो उस इक्वेशन को फिर उसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल वेलोसिटी। बट ये होगा कैसे, अभी सभी को पता है, मैंने वेलोसिटी आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। वेलोसिटी किसके इक्वल था, आर आई इसके इक्वल था, और ये किसके इक्वल था बेटा, करली आई अपॉन करली टी के इक्वल था हमारा, मतलब सॉरी करली बोला डी। ठीक है, अभी मैं लिख सकता हूं यहां से हमारा डी आर आई इज इक्वल टू वी आई डी टी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बताओ। यहीं से मैंने लिखा वी आई द सिस्टम ऑफ द पॉसिबल पार्टी, देन हम ये लिख सकते हैं। और इसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा, पॉसिबल इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। इसी चीज को क्या बोलते हैं, ये शब्द हम बाद में, ये इक्वेशन भी और ये शब्द बार बार यूज करते रहेंगे, यहां से आप याद रखना। डी टी क्या है हमारा, इनफाइनाइट स्मॉल टाइम है। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब यहां तक इस वैल्यू का पता चल गया, इक्वेशन 3 पता चल गया, इक्वेशन 2 पता चल गया। अब बेटा इक्वेशन 2 और 3 है ना, उसको dt से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई dt, देखो dt से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन अभी यहाँ देख लो, यहीं पे इसने बहुत अच्छा कर दिया मैंने नोट्सों में। तो ये तो देखो अभी मैंने बताया कि डी आर आई हमारा किसके इक्वल है, वी आई डी टी के इक्वल है कि नहीं, अभी बताया ना बेटा इक्वेशन नंबर 4 में हमने यही तो पढ़ाया मैंने आपको 1 घंटे से। तो यही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इसकी जगह क्या है बेटा, ये डी आर आई पुट कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। फिर इक्वेशन 3 को मैंने dt से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो यहाँ dt से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर बेटा मैंने वो यही इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डी आर आई पुट कर दिया, बताओ यहाँ कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 6 आ गई। वेयर वी आई आर, वी आई क्या है पॉसिबल वेलोसिटी और डी आर आई क्या है बेटा, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है हमारा यहाँ पे। लेकिन अभी तो पूरा नहीं हुआ ये पॉसिबल, जो हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ये अभी पूरा नहीं हुआ डेरिवेशन, इसको थोड़ा और खींचते हैं आगे। अभी हमने कंसीडर कर लिया कि 2 सिस्टम है पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास और सेम टाइम टी। एक तो हमने ये लेट किया था, अब देख सिस्टम और लेट कर लेते हैं जो हमने डैश से डिनोट कर लिया दोनों साइड में। ठीक है, अब वेयर डी आर आई एंड डी आई डैश सेटिस्फाई इक्वेशन 5 एंड 6, 5 एंड 6 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमने 2 सिस्टम लिया है डिस्प्लेसमेंट का, दूसरा सेम टाइम टी में, तो वो इसके साथ भी सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसके साथ सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, तो हमने ये 2 इक्वेशन तो ली थी, जो हमारी 5 और 6 आई थी, उसी को मैंने 7 और 8 नाम दे दिया आगे। और इसी में हमने सेम डैश भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेटा डैश के लिए भी 2 इक्वेशन बनेगी। क्योंकि हमने दोनों इक्वेशन दोबारा क्यों लिखी बेटा, हमने 2 सिस्टम दोबारा से लिए हैं, एक डैश में एक बिना डैश में। तो डैश नॉर्मल के लिए तो हमारे ये 2 थे, तो मैंने 7 और 8 नाम दे दिया। बट 2 डैश के लिए लेने थे, तो डैश के लिए 2 लिया हमने, तो 9th और 10th इक्वेशन नाम दे दिया। अब बेटा क्या करना है, इस 7th और 8th का यूज करना है और 8th और 10th का यूज करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 11th 9th एंड 7 और 10th एंड 9, तो करेंगे तो हमारा ये आ गएगा बेटा। ठीक है, ये आया तो हम सबको पता है ये वाला, ये हमारा किसके इक्वल होता है, डेल आई के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, मैं लिख दिया वेर ये इसके इक्वल होता है हमारा, ये आगे बेटा बहुत यूज में आएगा। तो ये इक्वेशन हमारी ये आ गई। फिर हमने 10th और 8th का सब्ट्रैक्शन किया, तो फिर दोबारा से ये आया, ये हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, इसके इक्वल होता है। फिर वही रामायण लिख दिया। अभी दोनों इक्वेशन आ गई, 11th और 12th हमारी डिफरेंस, ये हमारा ये दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है बेटा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दोनों क्या कहता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। हमें तो भाई पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट निकालना था। बोलोगे सर आप क्या ही पढ़ा रहे हो। अब जो इक्वेशन 11 एंड 12 है एंड डिफर फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6 है, विच फाइनाइट पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, इनको ही हम क्या बोलेंगे, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, अरे यार वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो मैंने पढ़ा दिया ना, आ जाए डेफिनेशन तो कर दो डेरिवेशन सेम और यहाँ तक करके छोड़ दो। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ तक कर दोगे पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट हो गया और पॉसिबल वेलोसिटी भी हो गई। 3 डेरिवेशन 3 टॉपिक एक में ही आ गई, इसलिए एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज होकर ये लिख के आ जाएगा। भाई कौन देगा भाई तेरे को 3 नंबर, इसमें कोई नहीं देगा। तो यहाँ तक करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट में भी, वेलोसिटी में भी और डिस्प्लेसमेंट में भी। चलो आगे कर लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं।
ठीक है बेटा, ये इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की दो वैल्यू आई थी, दो इक्वेशन आई थी हमारी 11th और 12th, वही मैंने यहाँ पे उठा के लिखी हुई है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो कुछ नोट में मैंने कुछ बातें लिखी हुई है। व्हेन वी टेक टाइम ए इज ए फिक्स क्वांटिटी देन इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम, तो हमारी ये आएगी इक्वेशन 1 एंड 2, जब टाइम फिक्स रहेगा, सेम इक्वेशन आ रही है यार, कुछ नहीं है, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रोजन कांस्टेंट भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, या जब टाइम क्या है फिक्स क्वांटिटी में रहेगा तो हम इसको फ्रोजन कांस्टेंट बोलते हैं। चलो आगे पढ़ लेते हैं। अब आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेटा चौथे नंबर पे ये लिखी रहती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, सब यूनिवर्सिटियों में, एक किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नहीं बोला, सब यूनिवर्सिटी में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, हमने सिस्टम कंसिडर कर लिया सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल का। वी नो दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल बताने के लिए सभी को पता है, इट डिटरमाइंड बाय द, किससे निकालते हैं, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमारा एक्स वाई और जेड होता है, सभी को पता है। अब क्या बोल रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कम से कम कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंप्लीटली। भाई देखो हम क्या बोल रहा है, हमने कंसिडर किया सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड पार्टिकल का। ठीक है, हम जानते हैं कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को डिटरमाइन करने के लिए हम 3 कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, हम कम से कम कोऑर्डिनेट को यूज करें तो उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमारा कंप्लीट भी हो जाए, उस चीज को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, एग्जाम्पल भी एग्जाम में लिखना है आपको कि अभी 3 मार्क मिलेंगे। ए पार्टिकल मूविंग इन फ्रीली इन ए स्पेस रिक्वायर्ड 3 कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई द पोजीशन। बेटा पार्टिकल है वो फ्री घूम रहा है स्पेस में, भाई उसको 3 डायरेक्शन तो चाहिए, ऐसा तो नहीं यहीं घूमता रहेगा कि यहीं पे चला जाएगा यहाँ पे चला जाएगा, तो 3 कोऑर्डिनेट हो गए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया बेटा, 3 हो गया हमारा। अब देखो कुछ नोट्स है, केस है, ये भी लिखना है आपको एग्जाम में। व्हेन सिस्टम इज फ्री नो कांस्टेंट इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम ऑफ देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n। भाई कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, सिस्टम बिल्कुल फ्री है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n इंटू 3n इज इक्वल टू 3n हो जाएगा। व्हेन दिस सिस्टम हैज d फाइनाइट कांस्टेंट एंड g आर द डिफरेंशियल कांस्टेंट, तो हमारा क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, d सच दैट d प्लस g कांस्टेंट, देन इफ d प्लस g कांस्टेंट आर इंडिपेंडेंट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 3n माइनस d प्लस g। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा हमारा 3n माइनस डी प्लस जी। बेटा ये दोनों केस नाम आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप एग्जाम में लिखने के लिए इस चीज को याद रख लो बस। ये क्या क्या चीजें हैं ना, ये सब चीजें आगे आपको यूज में आएंगी, तब मैं आपको इनकी सारी चीजें बताऊंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, तब मैं आपको पूरा टॉपिक लूंगा। अभी मैंने ये इसलिए लिया कि आप ओनली एग्जाम में इसको लिख सको। ठीक है बेटा, अब आता है जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। क्या आता है, ए सेट ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट इज एनी सेट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट विच डिस्क्राइब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। क्या करे बेटा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ए सेट ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट इज एनी सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट विच डिस्क्राइब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, उस सिस्टम की क्या बताए कॉन्फ़िगरेशन बताए, उस चीज को हम कहते हैं जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। एग्जांपल देख लो, आर आई हमारा दिया हुआ है एक्स आई वाई जे जेड के कैप, बी द पोजीशन ऑफ द ith पार्टिकल इन एक्स वाई जेड एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल सभी को पता है। अभी हम नेगलेक्ट कर लेते, देख आपको पढ़ने से पता चल जाएगा, एग्जांपल से पता चलेगा, Q1 तक आर बी द जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, देन द रिलेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट Q1 Q2 एंड Q1 विद द पोजीशन वेक्टर आर आई आर गिवन बाय, आर आई हमारा क्या होगा, आर आई इज इक्वल टू आर आई Q1 Q2 डैश 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 Q1, टी पे टाइम पे डिपेंड करेगा। हमने इसमें 3 कोऑर्डिनेट लिख लें एक्स वाई जी, तो बेटा सबको पता है इस प्रकार से लिखते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा हम, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। अब आता है आइडियल कांस्टेंट। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में तो कभी आया नहीं है, बट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज आ गया आने वाले टाइम में। इफ टोटल वर्क डन बाय द रिएक्शन फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट ऑफ द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज 0, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए बेटा 0, तो देखो क्या इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी हमारी, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक आर आई पोजिशन वेक्टर डेल आर आई पोजिशन वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा आइडियल कांस्टेंट। इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो बेटा एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख दो इसको। ठीक है बेटा, ये कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन हो गई और ये नॉर्मल फॉर्म में इसकी इक्वेशन हो गई। ठीक है बेटा, अब थोड़ा और मैं आपको बताता हूं। अभी आप एमएससी कर रहे हो, ठीक है, तो आप में मैंने अभी तक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कराया, फिर इसी में ही कई बुकों में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रहता है, कईयों में ये अलग रहता है। जैसे मैंने कई यूनिवर्सिटियों में देखा तो ये सेम था, तो मैंने ये तीनों मैथ एक साथ कराए हैं, बट प्लेलिस्ट हालांकि तीनों की अलग अलग क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्सियोलॉजी,
उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। उसके बाद हम प्लान करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, वो ये तो मैं अभी प्लान में चल रहा है, ये प्लान वाला बता दिया, अभी कंप्लीट करा दिया मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसके बाद मैंने कंप्लीट कराया रियल एनालिसिस। उसके बाद मैंने आपको कंप्लीट कराया बेटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने अभी तक कंप्लीट करा दिए बेटा, और अगला डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे करेंगे एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये हमारा फरवरी से स्टार्ट करने का प्लान चल रहा है मेरा, ठीक है। फरवरी में स्टार्ट करेंगे, जनवरी में अभी हम इसी को ही शुरू करेंगे कंटिन्यूस, ठीक है। अभी इसके वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के चल रहे हैं हमारे लेक्चर, डेली अपलोड हो रहे हैं अभी, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर क्या प्लान रहेगा, लेक्चर नंबर 2 हमारा लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बेटा। उससे अगले लेक्चर में रहेगा लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। बेटा फर्स्ट काइंड को पढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट का जो डेरिवेशन कराया छोटा सा, वो करके आना एज इट इज है, बस लास्ट में 2 स्टेप चेंज होंगे, वो का वो डेरिवेशन करेंगे, उसी को पढ़ते हुए आगे करेंगे और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं कल, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।